आज मैं आपको ऐसे एक केस के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। पूरे पार्लियामेंट की कानून बनाने की लॉ मेकिंग जो पावर थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया और इस देश के जो सिटीजन्स हैं, जो खासकर उनके फंडामेंटल राइट्स है, उनको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट किया है। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जब देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद देश का एक संविधान बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो इंप्लीमेंट होता है आपका 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ फ्लॉज थे। तो यहां पर क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, जिसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये आपका एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन वहीं पर डीपीएसपी जो ये कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर ये भी लिखा था कि आपको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपको सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आपको देना है। तो यहां पर अब गवर्नमेंट को क्या करना है, अगर गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पर सारी की सारी जमीनें ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। अब अगर सरकार को वापस से जो किसान हैं, जो फार्मर है, जिनके पास कोई जमीन नहीं, उनको वापस से जमीन देनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर लैंड रिफॉर्म करेंगे तो किसी से अगर किसी की जमीन छीनेंगे, अगर उसके पास एक्स्ट्रा जमीन है, तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो यहां पर कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं, और ये लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं इनके लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है, 9th शेड्यूल। और इस 9th शेड्यूल के लिए कह दिया जाता है अगर कोई भी कानून इस शेड्यूल के अंदर रख दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, उस लॉ को रिव्यू नहीं कर सकती। क्यों रिव्यू नहीं कर सकती? क्योंकि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अगर कोई भी कानून, एनी लॉ, एक ऐसा कानून बनाया है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो आपका क्या होगा, वो कानून नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं तो आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो अंडर आर्टिकल 13 की पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। लेकिन कब करेगा, जब वो कानून को रिव्यू करेगा। लेकिन यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि 9th शेड्यूल के अंदर अगर प्लेस कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता, और जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं हो सकता। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं शंकरी प्रसाद का केस। ठीक है, सबसे फेमस केस है शंकरी प्रसाद का केस। इस शंकरी प्रसाद के केस में इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आता है या नहीं, क्योंकि यह कह रहा है एनी लॉ। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि वो लॉ है या नहीं। तो यहां पर शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान में अगर कोई भी बदलाव किया है, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। जब वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता तो वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता, और जब वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता तो उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक और केस आता है जो आता है आपका नेक्स्ट, सज्जन सिंह का केस। सज्जन सिंह के केस में क्या होता है, यहां पर सिमिलर जजमेंट दिया जाता है जो शंकरी प्रसाद के केस में दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा जजमेंट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गोलकनाथ का जजमेंट। ये जो गोलकनाथ का जजमेंट है इसमें भी फंडामेंटल राइट्स के लिए अमेंडमेंट हुए थे, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके अमेंडमेंट्स हुए थे, कुछ कानून आए थे। उन कानून के लिए यहां पर गोलकनाथ के केस में जब चैलेंज होता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ये जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये लॉ की डेफिनेशन में आएगा। अगर ये लॉ की डेफिनेशन में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू कर सकती है, और रिव्यू कर कर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये पहली बार इस केस में जो 1967 में आया था, ठीक है, इस केस में यह कह दिया जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट की जो सुप्रीम पावर थी उसको छीन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसी की वजह से अब 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो आप देखेंगे कि यहां से एक
स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होगा, इस जजमेंट को बदलने के लिए इंदिरा गांधी क्या करेगी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेगी, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेगी। सबसे पहली बात तो 24th से उन्होंने बोला कि हमारे पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। और इस 24 से पावर लेने के बाद एक 25th अमेंडमेंट किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, और एक 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसके द्वारा केरला के अंदर लैंड रिफॉर्म किए गए। जब केरला के अंदर लैंड रिफॉर्म किया गया तो वहां पर एक व्यक्ति थे केशव नंद भारती, ये कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है। अब यहां पर इस केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि बताओ कि देखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कितनी पावर है, तो इस केस में टोटल कितने जजेस थे, टोटल 13 जजेस थे। इस केस में जजमेंट आता है 7 इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बोलते हैं और 6 इंदिरा गांधी के फेवर में बोलते हैं। यानी कि 7 कहते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पार्लियामेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और ये कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और ये जो जजमेंट प्रोनाउंस होता है, देखिएगा 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका रिटायरमेंट भी हो रहा था, तो एक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट होने थे, तो 26 अप्रैल को नए चीफ जस्टिस मिल जाते हैं इंडिया को 2 दिन बाद इस जजमेंट के। अब 2 दिन बाद ये जजमेंट के मिलते हैं, तो यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है जुडिशियरी के साथ। अभी तक क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा था कि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा और वही रिमूव करेंगे। लेकिन यहां पर अभी तक क्या होता था, जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको देश का चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। अब जैसे मान लीजिए ये सीजीआई हैं, ये 2nd नंबर, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th। अब सीजीआई का अगर रिटायरमेंट होगा तो ये वाले जो जज होंगे इनको सीजीआई बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर जो 26 अप्रैल को पहली बार ऐसा नहीं होता, इंदिरा गांधी इनको भी सीजीआई नहीं बनाते, इनको भी नहीं, बल्कि इनको सीजीआई बना दिया जाता है। इनका नाम था एएन रे, जस्टिस एएन रे को बना दिया जाता है, जिसके बाद ये जो 3 जजेस हैं ये रिजाइन कर देते हैं। और यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है जुडिशियरी के अंदर। वो क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो 3 जज थे, ये वो जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट दिया था, और ये एक जज वो थे जो इंदिरा गांधी के फेवर में जजमेंट दिया था। और यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, और द लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट। कुछ टाइम बाद में कुछ जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया जाता है 3 केसेस के बाद, और ये कॉलेजियम सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन जजेस बनेगा, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, वो हम एक नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक बार डिस्कस करेंगे। आपके जो भी व्यूज है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था उसकी वजह से ही आज आपका संविधान बचा हुआ है, वरना ये पूरा संविधान बदल चुका होता आज के टाइम पर। लेकिन आज जो भी गवर्नमेंट है वो संविधान को नहीं बदल पाती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये जो फेमस जजमेंट है केशव नंद भारती का। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस लेके आता रहूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।